जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। आज हम रिवीजन करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोलिए 11th बायोलॉजी, इसमें से चैप्टर खोलिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड उसमें आप देखते जाइए। मैं हर टॉपिक वाइज आपको रिवीजन कराता रहूँगा। पॉडकास्ट की तरह आपको इस वीडियो को सुनना है और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को देखते जाना है एंड अगर कहीं कोई टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ कुछ एग्जांपल याद करने की, तो आपको वो एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना है। सो अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु के साथ। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ, उसके पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि अगर आपने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर देन इस रिवीजन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब कुछ आता है, देन आप बिल्कुल रिवीजन कर सकते हैं। सिर्फ रिवीजन के लिए है, फास्ट रिवीजन करने के लिए, ताकि कम टाइम में आप रिकॉल कर पाओ चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारे बॉडी में आता कहाँ से है। नंबर 1 रीजन है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करोगे देन एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा, या फिर एक्सेस इंजेक्शन कर लोगे, ज़्यादा चीज़ें खा लोगे, मतलब कि एक्सक्रीटरी वेस्ट आप खा लेते हो किसी न किसी फूड पार्टिकल के माध्यम से। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एक्सेस इंजेक्शन से एक्सक्रीटरी वेस्ट आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, CO2, आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, फास्फोरेट एंड सल्फेट आयन। तो ये सारे जो हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। अब इन सब्सटेंसेस को रिमूव करना होता है, चाहे इनको टोटली रिमूव कर दो या फिर पार्शियली। टोटली ना रिमूव कर पाओ तो पार्शियली रिमूव कर दो एंड इन्हीं एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में दो चीज़ें काम में आती हैं, दैट इज एक तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरा इसमें पॉइंट टॉपिक आता है, दैट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट है क्या। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या कौन कौन से हैं, तो जो एनसीईआरटी में मेनली गिवन है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का फंक्शन है आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन का। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर चाहे जो है उसका फंक्शन होता है आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन का। अब बात करते हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए गए हैं। नंबर 1 आता है प्रोटोनेफ्रिडिया अथवा फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया जिसी को फ्लेम सेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस, इन्हें प्लेटिहेल्मिन्थेस लाइक फ्लैटवर्म। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। कहाँ पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया तो फ्लेम सेल, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। और कहाँ, रोटिफर में, सम एनिलिड्स में, सेफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फिओक्सस में प्रोटोनेफ्रिडिया तो फ्लेम सेल पाया जाता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसका एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया, और किस में, रोटिफर में, सम एनिलिड में, सेफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फिओक्सस में पाया जाता है। दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है, अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स में। तीसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मालपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में पाया जाता है। एंटीनल ग्लैंड अथवा ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में पाया जाता है। किडनी वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है, किडनी एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं मेनली नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं। एक्सक्रीशन में मेनली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं एंड ये नाइट्रोजनस बेस्ड कौन कौन से हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। अमोनिया एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक, यूरिया हो सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड हो सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन होता कैसे है अमोनिया का, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और गिल सरफेस एज अमोनियम आयन। किसके फॉर्मेट में, अमोनियम आयन के फॉर्मेट में इसका एक्सक्रीशन होता है। एग्जाम्पल कहाँ एक्सक्रीट होता है अमोनिया, बोनी फिशेस में, कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं, बोनी फिशेस में, एक्वाटिक एम्फीबियंस में एंड एक्वाटिक इंसेक्ट में। कहाँ अमोनिया एक्सक्रीट होता है, बोनी फिशेस,
एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट। यूरिया यूरियोटेलिक एंड लेस टॉक्सिक है, रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है यूरिया का? किडनी के द्वारा। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे एक्सक्रीशन होता है यूरिया का? मैमल्स में, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में भी यूरिया एक्सक्रीट होता है, एंड मैनी फिशेस में भी, मरीन फिशेस में। किसमें? मरीन फिशेस में यूरिया एक्सक्रीट होता है, जबकि बोनी फिशेस में अमोनिया एक्सक्रीट होता है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड, जो कि यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। लीस्ट टॉक्सिक है, रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पैलेट के फॉर्म में होता है एक्सक्रीशन इसका। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड लैंड स्नेल्स में एंड इंसेक्ट में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, जबकि एक्वाटिक इंसेक्ट में अमोनिया होता है। मरीन फिशेस में यूरिया होता है। मरीन फिशेस मेनली बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। एंड बोनी फिशेस में अमोनिया होता है। देन इसको याद रखना है आपको एग्जांपल की अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड कहाँ कौन किस ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीट होता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए प्रेजेंट होता है किडनी, एंड किडनी हमारे पास दो पेयर, मतलब कि एक पेयर होती है, दो किडनी प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है। अब किडनी की बात आए तो किडनी के साइज क्या है और इसके बारे में, किडनी कैसा दिखती है, कहाँ होती है, इसके बारे में सब कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइज की बात करें, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, 120 से 170 ग्राम का इसका वेट होता है। रेडिश ब्राउन कलर का बीन शेप्ड ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड होता है? 12 थोरासिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में सिचुएटेड होता है। क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सिचुएटेड कहाँ होता है? डोर्सल, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसके और बात करें देन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि डोर्सल सरफेस ऑफ द किडनी अटैच विथ द इनर सरफेस ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि डोर्सल सरफेस ऑफ किडनी अटैच विद द इनर सरफेस ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल। इनर सरफेस किडनी का कॉनकेव होता है, एंड यहाँ पे जो नोच प्रेजेंट होती है उसे हाइलम या फिर हाइलस कहा जाता है। इनर सरफेस किडनी का कॉनकेव होता है, एक नोच बनाता है जिसे हाइलम या फिर हाइलस कहा जाता है। यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स यहाँ से एंटर करती हैं। ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। इसके जस्ट अंदर ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। इसके जो प्रोजेक्शन होते हैं, रीनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं उन्हें कैलिसेस कहा जाता है, फिर कैलिक्स कहा जाता है, प्लूरल में कैलिसेस। आउटर कवरिंग जिसकी क्या होती है? WFCT, वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है। किडनी की आउटर कवरिंग WFCT होती है, यानी कि वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी की बात करें दो पार्ट में डिवाइड देते हैं, आउटर कार्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुलरी पिरामिड आर कॉनिकल मासेस दैट प्रोजेक्ट इनटू कैलिक्स। मेडुलरी जो पिरामिड होता है वो कॉनिकल मास होता है जो कि प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द कैलिक्स। कैलिक्स में प्रोजेक्ट करते हैं कौन? ये हमारे दैट इज मेडुलरी पिरामिड जो कॉनिकल मास होते हैं प्रोजेक्ट करते हैं किसमें? कैलिक्स में। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन। किडनी के दो पार्ट मैंने बताए थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन जो कि मेडुलरी पिरामिड के बीच से गुजरता है उसे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। तो ये डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए किडनी के बारे में, क्योंकि बहुत बार ये नीट एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक खोली होगी तो उसमें आप डायग्राम देख रहे होंगे, लिखा होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दैट इज डायग्रामेटिक ऑफ किडनी। सो किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो शो किया गया है। आपको एक बार उसको एनालाइज कर लेना है, देख लेना है कि कौन सा नाम किस जगह, मतलब कि हर एक पार्ट को आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम देख के आपको वहाँ से नाम मिटा देंगे और पूछेंगे ABC देंगे कि कौन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम में ह्यूमन के क्या क्या आता है? तो अ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इतनी चीज़ें ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड होती हैं।
सो अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं देन इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। एंड अगर नेफ्रॉन की बात करें 1 मिलियन पर किडनी, कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख नेफ्रॉन पर किडनी, यानी कि हमारे बॉडी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एंड ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ग्लोमेरुलस इसमें होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। इनिशियल में आप डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन का तो उसमें शो होगा आपको ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। एंड ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेके आती है उसे एफरंट आर्टेरियोल, एंड ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेके जाती है उसे इफरंट आर्टेरियोल कहा जाता है। ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल मिला के क्या बना लेती है? मालपीजियन बॉडी अथवा रीनल कॉर्पसल भी कहा जाता है। इसके बाद पार्ट जो आता है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। उसके बाद आता है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप में दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एंड यहीं पर प्रेजेंट होता है वासा रेक्टा जो कि पैरेलली रन करता है हेनलेज लूप के साथ। उसके बाद वाला पार्ट दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड वो जाके ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। डायग्राम एक बार आपको रिवाइज कर लेना है एनसीईआरटी से देखकर। दो टाइप के नेफ्रॉन हमारे बॉडी में यानी कि किडनी में पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं 85% नेफ्रॉन जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, फिर जबकि 15% नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बात करें इसमें मालपीजियन बॉडी क्लोज टू द किडनी सरफेस। मालपीजियन बॉडी जो होता है, मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल मतलब कि बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जिसे मालपीजियन बॉडी कहा जाता है वो क्लोज होता है टू द किडनी सरफेस। किडनी सरफेस के क्लोज होता है। लिम्ब ऑफ हेनले की अगर बात करें तो ये शॉर्ट होता है। हेनलेज लूप जो होता है, लिम्ब ऑफ हेनले जो होता है वो शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है, किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। मोस्टली कन्फाइंड टू द कॉर्टेक्स रीजन तक ही रह जाता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, लेकिन वासा रेक्टा की अगर बात करें देन एब्सेंट होता है जनरली, या फिर अगर कहीं प्रेजेंट भी होता है तो हाईली रिड्यूस्ड होता है, किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। वहीं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो 15% नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी होते हैं। मालपीजियन बॉडी एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मालपीजियन बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। लिम्ब ऑफ हेनले की बात करें तो लॉन्ग होता है, डीप डाउन इनटू मेडुला। लिम्ब ऑफ हेनले जो होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग होता है, ये मेडुला में काफी अंदर तक घुस जाता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होती हैं यहाँ पे वेल डेवलप्ड होती हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वेल डेवलप्ड होती हैं एंड वासा रेक्टा तो यहाँ पे प्रेजेंट ही होता है, किसमें? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में। तो ये रहा हमारा नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन के पार्ट्स में क्या क्या आता है दैट इज ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, हेनलेज लूप, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आप रेस्ट लेना चाहें थोड़ी देर वीडियो पॉज करके रेस्ट ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस की अगर हम बात करते हैं देन टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ कैपिलरी है, किससे बनी है? फॉर्म्ड बाय एफरंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। सेकंड चीज बात करते हैं मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी लोकेटेड इन कॉर्टेक्स, कहाँ लोकेटेड होती हैं? लोकेटेड इन कॉर्टेक्स। लूप ऑफ हेनले, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड होता है इन द मेडुला। कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन मेडुला। मैनी DCTs ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बहुत सारी DCT ओपन होती हैं इन अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ व्हिच मतलब कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इनटू द कैलिसेस। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं कन्वर्ज हो जाती हैं इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इनटू द कैलिसेस।
कैलिसेस में जाके ये ओपन हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। Efferent arteriole emerging from glomerulus forms peritubular capillaries around renal tubule. Vasa recta क्या है? ब्रांच ऑफ पेरिटिबुलर कैपिलरी। वासा रेक्टा भी पेरिटिबुलर कैपिलरी का ब्रांच होता है। पैरेलल, जो कि पैरेलल होता है टू द लूप ऑफ हेनले, जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है। एंड ये यू शेप होता है, यू शेप का होता है। वासा रेक्टा यू शेप का होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट मतलब कि किसी भी वेंट्रिकल के द्वारा जो 1 मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो कि 5 लीटर होता है अप्रॉक्स, दैट इज 5000 ml। उसका 1/5 लगभग 1100 से 1200 ml जो कि क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, जो कि यानी कि कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड किडनी 1 मिनट में फिल्टर करती है। एंड 55% इसका प्लाज्मा होता है, दैट इज 650 ml पर मिनट, जिसे रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कहा जाता है। 20% फिल्ट्रेशन से जो 125 ml पर मिनट बनता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर कहा जाता है। जीएफआर क्या होता है? 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अथवा इसको 180 लीटर पर डे से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जीएफआर कितना है? 125 ml पर मिनट। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है? 650 ml पर मिनट। एंड जो किडनी ब्लड फ्लो मतलब कि ब्लड फिल्टर करती है 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट, जो कि 1/5 है किसका? कार्डियक आउटपुट का, जो कि 5000 ml होता है पर मिनट। अब बात करेंगे हम JGA दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस की। तो क्या करता है? रेगुलेशन करता है जीएफआर का। क्या होता है JGA? स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफ्रंट आर्टेरियोल, ई फ्रंट नहीं, एफ्रंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। क्या बन जाता है? JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो कि क्या करता है? रेगुलेशन करता है किसका? GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, RENIN, रेनिन रिलीज करवाता है। RENNIN तो एक एंजाइम होता है। यहाँ पर क्या कौन सा रिलीज होता है? RENIN, which can stimulate the glomerular blood flow, जो कि स्टिमुलेट कर देता है किसको? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड thereby the GFR back to normal, एंड GFR को नॉर्मल स्टेट में लाता है, दैट इज अगर कम हो गया तो बढ़ा देता है। मिक्चुरेशन की बात करें, देन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, जो कि वॉलंटरी प्रोसेस होता है, इसे मिक्चुरेशन कहा जाता है। मैकेनिज्म मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की बात करें तो स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो रहा है। आप पानी पीते गए, ये स्टोर होता गया, जैसे ही ज़्यादा भर जाएगा उसकी कैपेसिटी जब फुल होने लगेगी, एक्टिवेट हो जाएंगे क्या? स्ट्रेच रिसेप्टर, एंड वो सेंसरी सिग्नल ले जाएंगे CNS के पास, आपके ब्रेन के पास। वहाँ से मोटर सिग्नल आएगा। मोटर सिग्नल क्या इन्फॉर्मेशन लाएगा? कि कॉन्ट्रैक्शन करवाना है स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा दो। एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर, और यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर में रिलैक्सेशन करवा दो, जिससे क्या हो? यूरिन आसानी से रिलीज हो जाए। दिस इज द मिक्चुरेशन। इस प्रोसेस को पूरे को क्या कहा जाता है? मिक्चुरेशन कहा जाता है। एंड वॉलंटरी प्रोसेस होता है, यानी कि अपने मन मर्जी से आप इसको कर सकते हो। नहीं विश्वास होता तो आप करके देख लीजिए। और वैसे ही आपके बगल में जो बटन है सब्सक्राइब, आप टीपेंगे तो उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा। नहीं विश्वास होता तो ये भी करके देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम में। 3 प्रोसेस होते हैं इसमें, कौन कौन से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, एंड तीसरा होता है सिलेक्टिव सिक्रीशन का, जिसे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी कहा जाता है। तो 3 प्रोसेस हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड द ट्यूबुलर सिक्रीशन। करते हैं हम पहले प्रोसेस की। पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर होता है
वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाता है थ्रू 3 लेयर, 3 लेयर के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। लेयर कौन कौन सी हैं तीनों? नंबर 1 है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, क्या? एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जिससे पोडोसाइट, जिसमें कौन से सेल होते हैं? पोडोसाइट सेल होते हैं। एंड इनको पोडोसाइट सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अरेंज होते हैं इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस। ये छोटे ऐसे मैनर में ये अरेंज होते हैं कि माइन्यूट स्पेस छोड़ते हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट अथवा फिल्ट्रेशन पोर कहा जाता है। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो फिल्ट्रेट निकलता है वो क्या होता है? प्रोटीन लेस प्लाज्मा होता है, यानी कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन लेस प्लाज्मा होता है, जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं। वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाता हुआ स्टोर होता है। देन अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्या? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट, फाउंड बाय द किडनीज, एक किडनी नहीं, किडनीज, दोनों किडनी के द्वारा। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। क्या बोलते हैं इसको? GFR, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी होती है, दैट इज 125 ml पर मिनट अथवा 180 लीटर पर डे। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ये थी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बातें तो आपको हमेशा से याद ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं 180 लीटर पर डे जो है फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। लेकिन जबकि जो यूरिन हम रिलीज करते हैं ओनली 1.5 लीटर पर डे रिलीज करते हैं। मैक्सिमम अगर आप रिलीज करते हो यूरिन, देन 1.5 लीटर यूरिन ही रिलीज कर सकते हैं, कितना भी आप पानी पी लो। यानी कि 180 लीटर बन रहा है, लेकिन यूरिन जो बन रहा है सिर्फ 1.5 लीटर, यानी कि 99% फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल। 99% फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। ये दो टाइप से हो सकता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का एंड सोडियम आयन का। किसका? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड सोडियम आयन। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड सोडियम आयन। एंड पैसिव जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है? नाइट्रोजनस बेस्ड वाटर एंड क्लोराइड आयन। किसका? नाइट्रोजनस बेस्ड वाटर एंड क्लोराइड आयन का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपको तो ये याद रखना है कि एक्टिव किसका होता है? एक्टिव होता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का एंड सोडियम आयन का। बाकी जो बचे पैसिव हो गए उनका। बात करते हैं अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको याद हो, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, दैट इज बोमेंस कैप्सूल के बाद आता है PCT, फिर हेनले लूप, इसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है। PCT की बात करें तो PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर किसी पार्ट में होता है नेफ्रॉन के, तो वो है PCT। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड 100% रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एक्टिवली। एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब यहाँ पर कर लिया जाता है। कहाँ पर? PCT में। एंड सोडियम आयन भी यहाँ पर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं क्लोराइड आयन एंड वाटर की, एंड बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। एंड किस काम के लिए बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड pH बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। आयनिक एंड pH मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। एंड क्लोराइड एंड वाटर का भी पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर? PCT में। सिक्रीशन की अगर बात करें तो PCT में दो चीज़ें सिक्रेट की जाती हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड अमोनिया का सिक्रीशन होता है। बाय द वे सिक्रीशन की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले आप एब्जॉर्प्शन याद कर लीजिए किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो PCT में एक्टिवली हो रहा है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम आयन का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। पैसिवली किसका हो रहा है? क्लोराइड आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है PCT में। फिर बात करते हैं लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है। ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि इससे साल्ट बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ पानी बाहर अंदर जा सकता है। कंसनट्रेट फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, जैसे जैसे नीचे जाता है ये फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर जाते जाएंगे तो 300 से 1200 मिली ऑस्मोलरिटी हो जाती है। सो जब ऊपर से नीचे जा रहे हो कंसंट्रेशन बाहर की बढ़ रही है, एंड ये लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल है, तो इसका पानी बाहर निकलता जाता है, एंड इसका जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेट होता जाता है।
अब बात करते हैं जैसे एकदम नीचे पहुंचेगा फिर चालू होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। वो क्या होता है, वो सिर्फ परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वाटर के लिए परमेबल नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है। क्योंकि इसकी ऑस्मोलरिटी, इसके अंदर की जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ गई है, जो कि 1200 मिली ऑस्मोल तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे अब वो ऊपर आएगा डीसीटी में, सॉरी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे ऊपर आएगा तो बाहर की ऑस्मोलरिटी कम होगी, तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्ट इसके बाहर निकलेंगे एंड इसकी ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी। एंड मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को अगर कहीं मिलता है तो वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। एंड ये ओनली परमेबल फॉर साल्ट, एक्टिव एंड पैसिव दोनों, एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, वाटर के लिए इम्परमेबल होता है कौन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इट डाइल्यूट फिल्ट्रेट एज इट मूव्स अपवर्ड। तो आपको दो बातें याद रखनी है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो डिसेंडिंग में क्या है, वाटर के लिए परमेबल है, असेंडिंग साल्ट के लिए परमेबल है। और डिसेंडिंग में क्या होगा, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, एंड असेंडिंग में नीचे से जब ऊपर जाएंगे देन ऑस्मोलरिटी घटती है। फिर आता है आपका पार्ट दैट इज डीसीटी। डीसीटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। कौन सा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल मतलब कि कोई चीज़ अप्लाई होगा तब ये रीअब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, सोडियम आयन का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है कब, एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में। वाटर रीअब्जॉर्ब पैसिवली किसके प्रेजेंस में, एंटीडायोटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है के प्रेजेंस में। डीसीटी आल्सो रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट आयन, डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर आते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट है। अगर एडीएच का जब इफेक्ट आता है, एडीएच का इफेक्ट डीसीटी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट दोनों पे रखता है। एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में जब एडीएच इफेक्ट करता है देन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड टू कंसंट्रेट यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से बाय द हेल्प ऑफ एंटीडायोटिक हार्मोन एडीएच। अब बात करते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, परमेबल फॉर यूरिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, यूरिया के लिए परमेबल होता है। यूरिया रीअब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलरिटी अगर कम हो गई तो उसको हाई करने के लिए 1200 मिली ऑस्मोल तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है पैसिवली। तो ये बात तो हो गई रीअब्जॉर्प्शन की। अब हम बात करेंगे दैट इज सिक्रीशन की। सिक्रीशन कैसे होता है एंड उसके बारे में। सो अब बात करते हैं सिक्रीशन प्रोसेस की। सिक्रीशन प्रोसेस एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है एक्टिव प्रोसेस, ये किस में मदद करता है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के आयनिक एंड एसिड बेस पीएच मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। कौन, सिक्रीशन। कहाँ कहाँ पर होता है, पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। बात करते हैं पीसीटी में हाइड्रोजन एंड अमोनिया का सिक्रीशन होता है। डीसीटी में हाइड्रोजन एंड अमोनिया का तो होता है, उसके साथ साथ पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन होता है। अगर आपको याद हो तो पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता था किसमें, पीसीटी में, लेकिन डीसीटी में पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है। एंड सिक्रीशन मदद करता है, किसमें हेल्प करता है, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो यूरेमिया हो सकता है, रिनल कैल्कुलाई हो सकता है एंड द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पहले बात करते हैं यूरेमिया की। ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, किडनी खराब हो गई, यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरेमिया। एंड इस यूरिया को निकालना पड़ता है किसके थ्रू, बाय हीमोडायलिसिस। क्या करके निकालना पड़ता है, हीमोडायलिसिस। एंड अगर एक्यूट रिनल फेलियर हो गया देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी। अगर एक्यूट रिनल फेलियर हो गया देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करवाना पड़ता है। दूसरा डिसऑर्डर है रिनल कैल्कुलाई। स्टोन अथवा इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, बेसिकली कौन किसके साल्ट होते हैं, ऑक्जिलेट्स होते हैं, फाउंड विद इन द किडनी। किडनी के अंदर ऑक्जिलेट या फिर स्टोन बन जाता है, ऑक्जिलेट के स्टोन अथवा इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट बन जाता है, जिसे इस कंडीशन को रिनल कैल्कुलाई कहा जाता है। इसे गांव की भाषा में गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें देन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी।
ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, किडनी का जो ग्लोमेरुलाई है, ग्लोमेरुलस है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। अगर हम बात करें डेली हम यूरिन के थ्रू कितना यूरिया एक्सक्रीट करते हैं पर डे, तो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हम 25 से 30 ग्राम यूरिया निकाल देते हैं यूरिन के थ्रू पर डे। नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, नॉर्मल जो यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच 7 से कम दैट इज 6 होती है। आगे अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का कैसे होता है, तो ये होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम help in maintaining in an increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium। जब आप कॉर्टेक्स या इंटरस्टिशियम के अंदर तक जाते हैं, देन जो ऑस्मोलरिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है, 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। एंड ये अचीव किया जाता है थ्रू द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, और उसमें भी उन दोनों के बीच में और उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में होता है, यानी कि वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर मतलब कि फ्लूइड फ्लो करता है, और उसके बाद जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब है उनमें भी अपोजिट डायरेक्शन में, और वासा रेक्टा का जो दो लिम्ब होती हैं, जो दो लिम्ब्स होती हैं वासा रेक्टा की, उनमें भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय NaCl एंड यूरिया। जो इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो NaCl एंड यूरिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। आपको यहाँ पे ये बात रखनी है कि याद रखनी है कि 300 मिली ऑस्मोल से कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलरिटी थी फिल्ट्रेट की, वो इंटरस्टिशियम मेडुला में जाते जाते अंदर तक 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है, यानी कि 4 गुना बढ़ जाती है। बट जो अंत में यूरिन बनता है वो फिर से डायलूट हो जाता है, ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर उसका ऑस्मोलरिटी आ जाती है, यानी कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है? तो नंबर 1 क्या है? चेंज इन बॉडी फ्लूइड। सबसे पहले बॉडी फ्लूइड में चेंज हुआ, एंड आयनिक कंसंट्रेशन। बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज होगा, देन ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे, एंड हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? ADH अथवा वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अथवा इसी को क्या कहा जाता है? वैसोप्रेसिन। न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, एंड इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बढ़ाएगा? ये इंक्रीज करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या दूसरा कंट्रोल कैसे होता है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरी तरह से कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? JGA, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अफरेटस। जैसे ही GFR डिक्रीज होगा, देन GFR डिक्रीज इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसे ही कम होगा, ये एक्टिवेट कर देगा किसको? JG सेल को, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को, एंड ये रिलीज करेगा रेनिन, RENIN, सिंगल एन है RENIN। एक होता है रेनिन, RENNIN, वो एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीज होता है RE सिंगल NIN होता है, RENIN, रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा? लिवर में एंजियोटेंसिनोजन बनता है, लिवर में क्या बनता है? एंजियोटेंसिनोजन। एंड इस रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, एंड उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है पावरफुल वैजो कंस्ट्रिक्टर होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंस्ट्रिक्ट कराएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़वाएगा। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन का भी सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करवाता है। एंड एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। अब जब सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा DCT एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां से वाटर का भी उसके साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड इस प्रोसेस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म भी कहा जाता है। एंड रास मैकेनिज्म पर चेक करने के लिए, यानी कि कहीं ये ज्यादा ओवर एक्टिव तो नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करने के लिए मैकेनिज्म होता है ANF। कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है कहाँ से?
एट्रियल वाल से होता है, हार्ट की एट्रियल वाल से रिलीज होता है। बायोडाइलेशन करवाता है, एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म पे चेक की तरह काम करता है। बायोडाइलेशन करवाता है जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, सिर्फ किडनी ही एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करवाता है, अदर ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करवाते हैं। दैट इज जैसे कि लंग हो गया, लीवर हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया एंड सीबेशियस ग्लैंड हो गया। कौन कौन से हैं? लंग्स हैं, लीवर हैं, स्वेट ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करवाते हैं। तो इनका किसका क्या रोल है? लंग्स की बात करें तो लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml पर मिनट। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाता है। 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट, 1 मिनट में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर निकालता है लंग्स। लिवर की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। लिवर क्या कराता है? एक्सक्रीशन में किसके एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है लिवर? तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड, ड्रग्स, डिग्रेडेड हार्मोन्स एंड विटामिन का भी एक्सक्रीशन करवाता है लिवर। वहीं स्वेट ग्लैंड की बात करें देन NaCl, यूरिया स्मॉल अमाउंट में, वाटर, लैक्टिक एसिड का एक्सक्रीशन स्वेट ग्लैंड के थ्रू होता है। सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस का एक्सक्रीशन होता है। किसके थ्रू? सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू। कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स की बात करें देन नेचर ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी करता है अमंग एनिमल्स मेनली डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट। मेनली किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट पे डिपेंड करता है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा देन अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, वाटर उससे कम होगा तो यूरिया, एंड वाटर और कम हो गया यानी कि और वाटर बचाना है देन यूरिक एसिड के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। वही बात करें फिल्ट्रेशन इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। फिल्ट्रेशन क्या है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। फिल्ट्रेशन क्या है? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, माल्पिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड्स एंड द किडनीज आर कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल। एनिमल में कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, माल्पिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड एंड किडनी जो है ये नॉर्मली एक्सक्रीशन में काम आती हैं। दे नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजनस बेस्ड, ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड ही नहीं निकालती हैं बट आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस्ड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आल्सो किस में मदद करती हैं? हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस्ड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस एनिमल में कैसे होता है, और उसके बाद वर्टिब्रेट में क्या होता है, ह्यूमन किडनी के बारे में हमने पढ़ा। तो पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट, लगभग हर एक लाइन कवर है इस चैप्टर में, इस वीडियो में। अगर आपने एक बार भी चैप्टर ढंग से पढ़ा देना, यहाँ से रिविजन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे इसको ऑन कीजिए, पॉडकास्ट की तरह वीडियो को सुनिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स मैं इसी तरह अपलोड करने वाला हूँ।